क्या सिर्फ कुछ घंटों की देरी पूरी दुनिया के आसमान को खतरे में डाल सकती है? साल 2026। दुनिया पहले से ही तनाव में थी, लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच टकराव अचानक खुलकर सामने आया, तो सिर्फ जमीन या समुद्र ही नहीं, आसमान भी एक संभावित युद्ध क्षेत्र बन गया। शुरुआती घंटों में ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO को खुफिया इनपुट मिलने लगे। ये इनपुट साफ संकेत दे रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण एयर स्पेस जोन्स अब सुरक्षित नहीं रहे। मिसाइल एक्टिविटी, सैन्य मूवमेंट और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के संकेत लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि जब खतरे के संकेत इतने स्पष्ट थे, तो फ्लाइट्स तुरंत क्यों नहीं रोकी गईं? यही देरी इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब संघर्ष शुरू हुआ, तो शुरुआत में ये एक सीमित सैन्य टकराव जैसा लग रहा था, लेकिन मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक फ्लाइट रूट्स में से एक है। हर दिन सैकड़ों इंटरनेशनल फ्लाइट्स यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच इसी क्षेत्र से गुजरती हैं। ICAO के पास जो इनपुट आए, उनमें ये चेतावनी शामिल थी कि कुछ क्षेत्रों में सरफेस टू एयर मिसाइल्स एक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा GPS स्पूसिंग और कम्युनिकेशन डिसरप्शन के भी संकेत मिले, जो किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। फिर भी ग्लोबल लेवल पर तुरंत नो फ्लाई जोन लागू नहीं किया गया। क्यों? इसका जवाब सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी है। हर देश अपने एयर स्पेस को बंद करने का फैसला खुद लेता है। ICAO सिर्फ एडवाइजरी जारी कर सकता है, डायरेक्ट आदेश नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अलग-अलग देशों ने खतरे को अलग-अलग तरीके से समझा और प्रतिक्रिया भी वैसी ही दी। कुछ देशों ने तुरंत अपनी सीमाओं में फ्लाइट्स रोक दी, लेकिन कई बड़े एविएशन हब्स ने इंतजार किया, क्योंकि एयर स्पेस बंद करना सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि अरबों डॉलर के नुकसान का भी सवाल होता है। और यही देरी धीरे धीरे एक ग्लोबल चेन रिएक्शन में बदलने लगी। सबसे पहले असर पड़ा फ्लाइट्स पर। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो पहले से हवा में थीं, अचानक अनसर्टन जोन में आ गईं। पायलट्स को रियल टाइम में ऑल्टरनेट रूट्स खोजने पड़े। कुछ फ्लाइट्स को मिड एयर वापस मोड़ा गया, तो कुछ को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसका सीधा असर पड़ा ग्लोबल ट्रैवल नेटवर्क पर। एक रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट एयर स्पेस में डिस्टर्बेंस के कारण एवरेज फ्लाइट टाइम 2 से 4 घंटे तक बढ़ सकता है। इसका मतलब फ्यूल कॉस्ट बढ़ना, डिलेज बढ़ना और पैसेंजर कंजेशन का तेजी से फैलना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जब फ्लाइट्स रीरूट होने लगी, तो कई यूरोप और एशिया के बड़े एयरपोर्ट्स पर अचानक भीड़ बढ़ गई। कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस होने लगीं, क्रूज शेड्यूलिंग बिगड़ गया और थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड हो गए। एयरलाइंस के लिए ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन गया। लेकिन असली असर जमीन के नीचे छिपा था, ऑयल सप्लाई। मिडिल ईस्ट, खासकर पर्शियन गल्फ, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल सप्लाई रूट्स में से एक है। जब मिलिट्री टेंशन बढ़ा, तो शिपिंग लेन्स पर भी खतरा बढ़ गया। इंश्योरेंस प्रीमियम्स अचानक शूट अप हो गए और कई शिपिंग कंपनीज ने अपने रूट्स टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिए। इसका सीधा असर पड़ा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर। कुछ ही दिनों में क्रूड ऑयल प्राइसेस में शार्प स्पाइक देखने को मिला। फ्यूल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी और इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा, महंगाई के रूप में। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जब फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो मॉडर्न वॉरफेयर में एक और इनविजिबल बैटलफील्ड खुलता है, साइबर स्पेस। इसी दौरान कई इंटरनेशनल एविएशन सिस्टम्स पर साइबर अटैक्स के प्रयास दर्ज किए गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, एयरलाइन रिजर्वेशन नेटवर्क्स और एयरपोर्ट ऑपरेशंस को टारगेट किया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर कोई सिस्टम क्रैश नहीं हुआ, लेकिन इन अटैक्स ने एक बात साफ कर दी। अब युद्ध सिर्फ मिसाइल से नहीं, डेटा से भी लड़ा जाता है। और अगर उस समय कोई क्रिटिकल सिस्टम फेल हो जाता, तो आसमान में सैकड़ों फ्लाइट्स के बीच कोऑर्डिनेशन टूट सकता था, जिसका परिणाम बेहद गंभीर होता। इस पूरे घटनाक्रम में एक और खतरनाक पहलू सामने आया, मल्टीपल कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट। शुरुआत में ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 देशों के बीच था, लेकिन जैसे जैसे टेंशन बढ़ा, कई रीजनल और ग्लोबल पावर्स इनडायरेक्टली इसमें जुड़ने लगे। कुछ देशों ने मिलिट्री सपोर्ट दिया, कुछ ने डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाया और कुछ ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के अनुसार पोजीशंस ली। इसका मतलब ये हुआ कि एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे एक इंटरनेशनल क्राइसिस में बदलने लगा। और इस पूरे समय एविएशन सेक्टर एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, सेफ्टी और कंटिन्यूटी के बीच। लेकिन हिस्ट्री हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है।
2014 में मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 को यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट जोन में मार गिराया गया था, जबकि उस समय भी वार्निंग्स मौजूद थीं। इसी तरह 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट PS752 को ईरान में मिस्टेकनली शूट डाउन कर दिया गया, जब रीजन में मिलिट्री टेंशन हाई था। इन घटनाओं ने पहले ही ये साबित कर दिया था कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सिविल एविएशन कितनी वल्नरेबल हो सकती है। फिर भी 2026 में वही पैटर्न दोहराने का खतरा क्यों बना? इसका जवाब है कोऑर्डिनेशन गैप। ग्लोबल एविएशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें एयरलाइंस, देशों की सरकारें, मिलिट्री एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल इन्वॉल्व्ड होते हैं। लेकिन जब रियल टाइम थ्रेट इमर्ज होता है तो सभी स्टेक होल्डर्स का सिंक्रोनाइज्ड डिसीजन लेना आसान नहीं होता, और यही डिले सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। अगर उस समय सिचुएशन और बिगड़ती, अगर कोई मिसाइल गलती से किसी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के रास्ते में आ जाती, या अगर कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल हो जाते, तो शायद ये सिर्फ ट्रैवल केओस नहीं बल्कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी बन सकता था। लेकिन इस क्राइसिस ने एक और चीज क्लियरली दिखा दी। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आइसोलेटेड नहीं रहता। एक देश का डिसीजन दूसरे देश की इकोनॉमी को हिला सकता है। एक रीजन का एयर स्पेस क्लोजर पूरी दुनिया के ट्रैवल नेटवर्क को डिसरप्ट कर सकता है, और एक छोटी सी डिले ग्लोबल स्केल पर रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। 2026 का ये एपिसोड चाहे फुल स्केल डिजास्टर में नहीं बदला, लेकिन इसने एक वार्निंग जरूर दी। एविएशन सेफ्टी सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि टाइमली डिसीजंस, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन पर भी इक्वली निर्भर करती है। और जब इन तीनों में से कोई एक भी कमजोर पड़ता है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आज भी जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उस सुरक्षा के पीछे हजारों इनविजिबल डिसीजंस, अलर्ट्स और सिस्टम्स लगातार काम कर रहे होते हैं। और कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जिसे समय रहते पहचाना नहीं जाता।